डियर एस्पायरेंट्स, आज हम देख रहे हैं आईएएस के अंदर 2000 से लगा करके 2007 तक इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके अदर एग्ज़ाम्स के अंदर काम आने की पूरी संभावना है, जैसे आरएस हैं, एनडीए हैं, सीडीएस हैं और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या नेट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ए है नंद, बी मौर्य, तीसरा सी शुंग और चौथा डी कर्ण। तो इसके अंदर ये सही है, नंद। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि सिकंदर के हमले के समय संपूर्ण उत्तर भारत पर मगध वंश का राज्य था। मगध वंश के अंतर्गत नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद, इन्होंने सिकंदर के साथ में युद्ध किया था, परंतु घनानंद युद्ध में हार गया। फिर भी सिकंदर घनानंद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने घनानंद को बिना क्षति पहुंचाए आगे बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं कि भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों में सेनापति फिलिप यानी प्रांतीय शासक की नियुक्ति की थी। इसके उपरांत प्राय सभी शासकों ने अपने अपने विजित क्षेत्रों में प्रांतीय शासक नियुक्त किए। प्राचीन भारत में प्रांतीय शासकों की सामंती व्यवस्था का विकास कई कारणों से हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कारण एक केंद्रीकृत सत्ता द्वारा विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना असंभव सा था। सामंती व्यवस्था में क्षेत्रीय सामंत अपने केंद्रीय सम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति विभिन्न अवसरों पर उपहारों और करों की भेंट द्वारा व्यक्त करते थे। इस सामंती व्यवस्था का गुप्त काल में काफ़ी विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कथन ए कि पांडिनेन किलकनकक्कु समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण आर, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि संगम रचनाओं में पांडिनेन किलकनकक्कु समूह की अहम एवं पूरम दो रचनाएं हैं। इन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका सही आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। चूंकि प्राचीन भारत में कलिंग उड़ीसा का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक था। भौगोलिक
एवं सामुद्रिक व्यापारिक दृष्टि से। इस कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय और समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। अशोक एवं उसके परवर्ती तथा पूर्ववर्ती शासकों ने कलिंग को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं अपन कि जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा न करने को कहा गया है, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने से ही कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। क्योंकि कृषि कार्य में कृषि यंत्र जो हल के रूप प्रयोग से कीटों एवं पीड़कों की हत्या होती है, अतः कथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, अतः उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ए ग्रीकों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी पार्थियनों द्वारा, डी मुगलों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए ग्रीकों द्वारा। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीक शासक सिकंदर द्वारा लाया गया। उसने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंपा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त किया था। 2001 के अंदर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए आदित्य प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र, डी विजयालय। तो इसका सही आंसर है बी राजराजा प्रथम। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस अभियान में राजराजा ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मुक्ति चोल मंडलम रखा एवं पोलनरुवा को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः इस विजय के बाद राजराजा प्रथम ने जगन्नाथ की उपाधि धारण कर पोलनरुवा का नया नाम जगन्नाथ मंगलम रखा था। लेकिन अंततः चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की विजय को पूर्ण किया था। इसके बाद अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका अपने को चोलों के अधिकार से मुक्त नहीं कर पाया था। इसने 1017 ईस्वी में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए पाशर ने, बी नागार्जुन, सी शूद्रक ने, डी वसुमित्रा ने। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं और व्याख्या के जरिए देखिए। चौथी बौद्ध संगीति पहले ईस्वी पूर्व कश्मीर यानी कुंडल वन में
आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। पार्श्व की सलाह पर कनिष्क द्वारा हीनयान एवं महायान में विभाजन, तीनों पिटकों पर 3 टीकाओं का संकलन, जिसे विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इसी सम्मेलन में महाविभाषा के रूप में स्थाविरवादियों के सिद्धांतों का संकलन महाविभाषा के रूप में हुआ। सभा की कार्रवाइयों को पाली के स्थान पर संस्कृत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा, डी बाघ। तो इसका सही आंसर है ए गाय। व्याख्या के जरिए समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में हाथी, बाघ, गेंडा इत्यादि पशुओं की कलाकृति हैं, लेकिन गाय की नहीं है। गाय आर्यों का प्रिय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण आर, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। इसको हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी स्तुति करता था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्षवर्धन ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में आयोजित 6ठे महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री हैंसांग ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। इसका सही आंसर है डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, ये इसका आंसर है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि विशाखदत्त ने 2 नाटकों मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की गई। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में एवं साथ ही नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस नाटक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल कहा गया है। नेक्स्ट, प्राचीन स्थल है और उसकी पुरातत्वीय खोज है।
उसके बारे में देखते हैं। लोथल, तो लोथल के अंदर जो खोज है वो है ईंट से बना गोलीबारा, अग्नि वेदिकाएं, ईरान की खाड़ी क्षेत्र की मोहर और हाथी दांत का स्केल। ये लोथल। कालीबंगा के अंदर जुता हुआ खेत, हल रेखा का साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, 2 फसलों को उगाने का प्रमाण, अधिक दूरी पर सरसों और कम दूरी पर चना, और निचला शहर दुर्गीकृत। धौलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, नगर 3 खंडों में विभाजित। इसके बाद में आता है चौथा बनवाली, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली के अंदर 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। हल की आकृति के खिलौने मिले, जौ, तिल और सरसों का ढेर, और मिट्टी की चूड़ियाँ एवं मातृ देवी की मूर्तियाँ। ये लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली, ये सभी क्वेश्चंस एसएससी के अंदर और किसी भी एग्जाम में आना ही आना। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो सही आंसर है, मैं बता रहा हूँ। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये इसका सही आंसर है। व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। पौरन, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए जो अपराध होते थे उनकी स्वीकारोक्ति की जाती थी पौरन के दौरान। नेक्स्ट है 2003 में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही हैं, यानी गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। जैनियों की 24वीं तीर्थंकर एवं जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कबीले के प्रधान थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के मुख्य चेतक की बहन थी। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया, जो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनकी माता का निधन इनके जन्म के कुछ समय उपरांत ही हो गया था, अतः इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज शासन को हत्या ली। तीसरा, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तो इसके अंदर सही आंसर डी है, यानी ये सभी सही है। इसको हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि अंतिम जो मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। पुष्यमित्र मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष यानी 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुनः अंतिम शुंगवंशी व्यसनी शासक देवभूति की हत्या कर उसके अमात्य कण्ववंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कण्ववंश की स्थापना की। कण्ववंश के 4 शासकों ने करीब 43 वर्ष तक यानी 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुनः आंध्र साहत वंश की स्थापना सीमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में अंतिम कण्ववंशी शासक सुशर्मा की हत्या करके की। इसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठान को अपनी राजधानी बनाया और इसका शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो इसका सही आंसर है वो ये है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। मृच्छकटिकम में क्या दर्शाया गया? एक धनी व्यापारी एवं एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। व्याख्या के जरिए समझते हैं कि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक नाटक का मुख्य विषय एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। इसका नायक चारुदत्त नामक ब्राह्मण शार्दभा यानी व्यापारी का कार्य करते हुए वर्णित है। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना गाड़ी प्रेम पर न्यासिक व्याख्यान है, जिसमें चारुदत्त एवं गणिका पुत्री बसंत सेना की प्रेम प्रसंग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सेकेंड है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया की शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इसका कथन कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों सही है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि चोल सम्राट राजा प्रथम 985 से 1014 ईस्वी में सर्वप्रथम पांड्य, चेर तथा श्रीलंका की 3 राज्यों के संघ को पराजित किया। पांड्य नरेश अमर भुजंग को परास्त कर मदुरै पर अधिकार किया। उसने पांड्यों एवं चेरों की संयुक्त सेना को पराजित किया।
श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को परास्त कर वहाँ एक नए प्रांत मुक्ति चोल मंडलम की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने 1015 में शैलेंद्र शासक दक्षिण पूर्व एशिया विजयतुंग वर्मन के विरुद्ध 9 सैनिक अभियान भेजा। इसने श्री विजय साम्राज्य की सामुद्रिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत और चीन के बीच व्यापार सुरक्षित हो गया। इसने जावा, सुमात्रा एवं मलाया जो दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। ऑप्शन है ए पुलकेशियन प्रथम ने, बी पुलकेशियन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर है बी पुलकेशियन द्वितीय। व्याख्या के जरिए समझते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हर्षवर्धन को हराकर रोका था। इसका उल्लेख साहित्य व अभिलेख से मिलता है। हालांकि हर्ष का जो दरबारी कवि जिनका नाम था बाणभट्ट ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। इसका साक्ष्य रवि कर्ति के अभिलेख और चीनी स्रोतों से मिलता है। 2004 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसके अंदर ये दिया हुआ है, स्थल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसका सही आंसर है सी प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। अकाल के खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो उन्हें दिगंबर कहा गया। स्थलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कहा जाने लगा। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म एंड स्पेल का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण और तंत्र मंत्र का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि ऋग्वेद के अंदर देव स्तुति मंत्र, यजुर्वेद में पूजन विधि तथा सामवेद में संगीत आदि की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चीनी तीर्थ यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। सेकेंड, चीनी तीर्थयात्री हैंसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें डी, यानी इसमें कोई भी सही नहीं है। इसको व्याख्या के जरिए देखते हैं कि चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अतः प्रश्न में दिया गया विकल्प 1 गलत है। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने करीब 630 ईस्वी से 640 ईस्वी के बीच भारत की धरती पर पदार्पण किया। उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन था। हर्ष के विषय में हेनसांग से विस्तृत जानकारी मिलती है। हेनसांग ने हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया। अतः प्रश्न में दिया गया विकल्प 2 भी गलत है। तो चीनी यात्री जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। नेक्स्ट 2005 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है, कंटेम्प्रेरी? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजीत। तो इसका सही आंसर है सी मिलिंद, यानी ये इन तीनों के समसामयिक कंटेम्प्रेरी नहीं है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो 544 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। प्रसेनजीत महाजनपद काल में कौशल का शासक था, जबकि मिलिंद इंडो ग्रीक शासक था। अतः बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे, जबकि मिलिंद का बाद में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजीत को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है। 2006 के अंदर क्वेश्चन है, पुरातत्वीय स्मारक स्थल और राज्य इनको सुमेलित करना है। तो शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में है। पीपर हवा पुरातत्वीय स्मारक स्थल, ये पीपर हवा जो है उत्तर प्रदेश में, गोलपाड़ा असम में और विष्णुपुर मणिपुर में। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। शिशुपालगढ़ उड़ीसा राज्य में अवस्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लोगों के निवास के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मिट्टी से निर्मित एक टीला है जो पुराने कस्बे को घिरा हुआ है एवं इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इस किले के चारों तरफ एक जलाशय है जिसे शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद में आता पीपर हवा। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित है। पीपर हवा स्थित स्तूप की खुदाई 1898 ईस्वी में की गई थी, जहाँ पर बुद्ध की अस्थियों का एक प्रस्तर कलश, एक स्वर्ण पट्टिका एवं एक सोने की मूर्ति प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त स्तूप पाक मौर्य युगीन है, जिसका व्यास 116 फीट और चौड़ाई 22 फीट है। खुदाई के दौरान इस स्तूप के अंदर एक मंजूषा में बुद्ध के अवशेष रखे पाए गए। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में ये स्तूप सर्वप्राचीन है। नेक्स्ट आता है गोलपाड़ा, जो असम राज्य में अवस्थित एक प्रशासनिक जिला है। इसे वर्ष 1983 में
2 उप विभागों गोलपाड़ा सदर और वर्ष 1989 में उत्तरी सलमारा सिविल को मिलाकर बनाया गया। नेक्स्ट विष्णुपुर, ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? जैसे विक्रमशिला मठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है। उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा, तो ये सही है। अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र, ये गलत है। तो इन चारों के बारे में अपन व्याख्या के जरिए देखते हैं। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में अवस्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। प्राचीन समय में ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जैतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, ब्रज एवं अभयंकर के नाम प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र अध्ययन हेतु आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इस संदर्भ में तबकाते नासिरी से जानकारी मिलती है। तबकाते नासिरी में इसकी जानकारी मिलती है कि इसका यानी संपूर्ण जो विक्रम विश्वविद्यालय है इसको नष्ट किया गया था 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय। नेक्स्ट हेमकुंड है, इसके बारे में देखते हैं। ये हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ से 40 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। सिखों का ऐसा विश्वास है कि ईश्वर के पहले के अवतारों में 10वां एवं अंतिम जीवंत गुरुद्वारा है। इसे हेमकुंड गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है उदयगिरी की गुफाएं। ये उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी में अवस्थित है। उदयगिरी पर्वत को काटकर भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी में कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन गुफाओं में निर्मित चैत्यगृह जैन धर्म से संबंध रखते हैं। इस चैत्यगृह का निर्माण शुंग काल में हुआ था। उदयगिरी का अर्थ सूर्योदय की पहाड़ियाँ होता है। नेक्स्ट है चौथा अमरावती बौद्ध स्तूप। सम्राट अशोक के शासनकाल में 200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य के गंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित है। इस स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कटक था। 1797 ईस्वी में कर्नल कालिन मैकेंजी ने ही
सर्वप्रथम इस स्तूप का पता लगाया था। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना हुआ है। इस स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? ए हैं श्री मरियमन मंदिर, बी अंकार कोटवाट, सी बाटू केव्स मंदिर, डी कामाख्या मंदिर। तो इसका सही आंसर है बी अंकोर वाट। व्याख्या के जरिए समझते हैं, कंबोडिया के नगर अंगकोर में विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक के दौरान हुआ। अंकोर वाट यानी अंकोर कंबोडिया का एक मंदिर है। 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इस मंदिर की आरंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण कार्य हुआ। ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। ये मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी दंतीदुर्ग, सी ध्रुव, डी कृष्ण। तो सही आंसर है बी दंतीदुर्ग। व्याख्या के जरिए समझते हैं कि दंतीदुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम दंतीवर्मन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में मान्यखेत तथा मालखेड़ थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में मान्यखेत और मालखेड़। अब देखिए, कुछ भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने कौन से आविष्कार किए, कौन सी उनकी उपलब्धि हैं, कौन सा उनका परिकलन है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। इनके प्रयास के द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला और इन्होंने सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद में आता है भास्कराचार्य। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि की गणना की। इसके बाद बुधायना, इन्होंने पाई के मान की गणना की। इन्होंने पाइथागोरियन प्रमेय की व्याख्या भी की। इसके बाद में आता है कवि संत ज्ञानदेव ने सांप और सीढ़ी का खेल, द गेम ऑफ स्नैक्स एंड लैडर्स की उत्पत्ति की थी, जिसे मूल रूप में मोक्ष पथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा चिनाब, सी चिनाब तथा रावी, डी रावी तथा व्यास। तो इसका सही आंसर है ए सिंधु तथा झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला वर्तमान इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर
उत्तर पश्चिम में स्थित थी। ये बनारस, ये हिंदू रस राज्य की राजधानी थी। हिंदू रस राज्य की राजधानी एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना 6ठी अथवा 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की गई थी। जिस पहाड़ी पर तक्षशिला के पहले कस्बे की स्थापना की गई थी वह सिंधु नदी क्षेत्र में ताम्रा नाला के समीप स्थित है। आम्बी राजा, जिसने अलेक्जेंडर महान के साथ संधि कर ली थी, की राजधानी भी तक्षशिला ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। तो ये सही है, यूनानी, शक और कुषाण। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम यूनान, शक और कुषाण वंश है। यूनानी शासक डेरियस ने 513 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। पुनः यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद शक ने पहली एवं दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कुषाणों ने पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए थे। तो इस प्रकार से यूनानी, शक और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसका सही आंसर है, यानी जो कथन सही है वो है बी, केवल 2, यानी पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। दक्षिण में 225 से 325 ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ये राजूस के पूर्वज थे, जिन्हें अयोध्या के प्रमुख इक्ष्वाकु वंश का माना जाता है। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बौद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक अध्यात्म का पालन किया, किंतु इन्होंने सदैव बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है। ए, महापद्मनंद, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, अशोक, डी, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है डी, समुद्रगुप्त। व्याख्या के जरिए समझते हैं। इलाहाबाद यानी कौशाम्बी अभिलेख मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, किंतु इससे समुद्रगुप्त के अभियानों के संबंध में जानकारी मिलती है। अतः इसकी संबंधता अशोक की अपेक्षा समुद्रगुप्त से अधिक है। मुगल शासक अकबर ने प्रयाग में किले का निर्माण कराया था। संभवतः उसी ने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। उसने राजकीय आदेश के जरिए अशोक की कौशाम्बी स्थित स्तंभ को मंगाकर किले में सुरक्षित करवा दिया। इस स्तंभ लेख पर जहांगीर एवं बीरबल के लेख भी अंकित हैं।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रॉड सिद्धांत एवं दर्शन है? क्रॉड सिद्धांत और दर्शन। ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत, डी वैष्णव मत। तो इसका सही आंसर है बी जैन मत। व्याख्या के जरिए समझते हैं कि अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रॉड सिद्धांत एवं दर्शन है। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान, जैसे मति, श्रुति, अवधि, मनोपर्याय और 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार: पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6 नहीं है और कहा जा सकता है, 7 नहीं है और कहा नहीं जा सकता। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। आज हमने पूरा विश्लेषण किया जो 2000 से लगा करके 2009 तक आईएएस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, वो भी प्राचीन भारत का विश्लेषण किया है व्याख्या के जरिए। शायद यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। थैंक यू।